A very good morning to all of you. Good morning Pankaj. Good morning Vikram. एक बार आप सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करिए, सब कुछ ठीक है, क्लियर है, ऑल ओके। चलो तो अपन अब क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके फाइन। तो अपन सेकंड प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे, जो कि प्रॉब्लम अपनी कौन सी थी, क्रीपिंग एरर, राइट। अपन यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम जो थी हमारे एनर्जी मीटर में, हम उसको डिस्कस कर रहे थे। उस प्रॉब्लम का नाम था यहाँ पे क्या, क्रीपिंग एरर। तो आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करिए। क्या नाम है इस प्रॉब्लम का, क्रीपिंग एरर। क्रीपिंग मतलब होता है रेंगना। क्रीपिंग एरर। अगर मैं यहाँ पे क्रीपिंग एरर की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, देखना, मैं ऐसा बोलूंगा कि जब मेरा पोटेंशियल कॉइल एनर्जाइज्ड होगा, क्या होगा, पोटेंशियल कॉइल एनर्जाइज्ड। पोटेंशियल कॉइल मेरे पास यहाँ पे क्या होगी, एनर्जाइज्ड, ठीक है। और करंट कॉइल अनएनर्जाइज्ड होगी, इसका मतलब क्या है, लोड सारे बंद होंगे। करंट कॉइल अनएनर्जाइज्ड का मतलब क्या है, ऑल द लोड्स आर शट डाउन। इसका मतलब क्या होगा, करंट कॉइल अनएनर्जाइज्ड का मतलब हुआ कि आपके घर के सारे लोड बंद हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि लोड करंट इज जीरो। लोड करंट आपकी जीरो है, इसी को तो हम बोलते हैं क्या, आपका करंट कॉइल अनएनर्जाइज्ड है। इस केस में हमारे पास जो डिस्क है उसको मूव करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए। डिस्क शुड नॉट मूव। हमारी जो डिस्क है ना वो मूव नहीं करनी चाहिए। तो क्या बोलोगे, डिस्क शुड नॉट मूव। डिस्क शुड नॉट मूव, आपकी डिस्क को मूव नहीं करना चाहिए। बट होता क्या है, डिस्क इज रोटेटिंग स्लोली। आपकी जो डिस्क है वो रोटेट होती है, डिस्क रोटेट, बट डिस्क रोटेट स्लोली। बट डिस्क रोटेट स्लोली, यही आपका कहलाता है क्या, क्रीपिंग एरर। दिस इज नोन एज क्रीपिंग एरर। दिस इज नोन एज क्रीपिंग एरर। सबको क्लियर है चीज, कंफर्म करिए। सभी लोग फटाक से कंफर्म करिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रीपिंग एरर बोलते हैं। ठीक, हमारे करंट कॉइल में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, तब भी अपनी डिस्क मूव हो रही है, इसी को हम बोलते हैं आपका क्रीपिंग एरर। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्रीपिंग एरर का जो रीजन है वो रीजन क्या हो, तो क्या बोलोगे, इसके जो रीजन है वो हम देखते हैं। तो क्रीपिंग एरर के पीछे का जो रीजन है तो देखना क्या होगा, हम यहाँ पे देखते हैं रीजन इसके क्या क्या होने वाले हैं। क्रीपिंग एरर जो हमारी हो रही है, इसके पीछे के जो रीजन है वो क्या है, हम देखने वाले। रीजन, उनमें से सबसे पहला जो रीजन है, सबसे पहला जो रीजन, जो कि मैं आपको कल बता भी चुका हूं, कि अपन लाइट लोड कंपनसेशन कर रहे थे, उसमें अगर अपन ने ओवर कंपनसेशन प्रोवाइड कर दिया तो उससे हमारा क्रीपिंग एरर देखने को मिलता है। तो पहला हमारा हो गया यहाँ पे क्या, ओवर कंपनसेशन। ओवर कंपनसेशन मतलब कि जो आपका सेटिंग रिंग था, अगर हम उसको पोटेंशियल को ज्यादा पास में कर देंगे तो हमको ये क्रीपिंग एरर देखने को मिल जाएगी। पहला रीजन तो ये हो गया, पहला रीजन तो आपका ये हो गया। सेकेंड रीजन हम और बात करेंगे यहाँ पे, वो होता है क्या, वाइब्रेशन। और ये वाइब्रेशन क्या है मतलब समझना, कभी कभी क्या होता है कि आप एनर्जी मीटर को ऐसी जगह पे लगा देते हो जहां पे वाइब्रेशन होते रहते हैं, है ना। जैसे मान लो कोई मिल है ना, तो वहां पे हल्का वाइब्रेशन होता रहेगा। जब मशीनें चलती है ना तो हल्का आपके पैर भी में थोड़ा सा फील आता है। तो अगर मान लो कोई मिल है और मिल के पास में आपने उसी में क्या लगा दिया, वहां पे मीटर लगा दिया, उसमें हल्के हल्के वाइब्रेशन होंगे, और जब वाइब्रेशन हो तो आपकी डिस्क हल्की हल्की मूव करती रहेगी। तो एक वाइब्रेशन भी एक रीजन है जिसकी वजह से आपका क्रीपिंग एरर देखने को मिलता है।
लेकिन ये एरर अपने घर पे बहुत रेयर होता है, क्योंकि अपने घर पे ज्यादा वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलते। वाइब्रेशन मतलब किसी इंडस्ट्री पे जहाँ पे बड़ी बड़ी मोटर्स लगी हुई हैं, है ना, जहाँ पे रोटेटिंग बॉडी कुछ है ज्यादा ज्यादा रोटेट कर रही है, उसके वजह से जब पूरी बिल्डिंग बम बम की आवाज आती है, उसकी वजह से वाइब्रेशंस की वजह से हमारे पास क्रेपिंग देखने को मिलती है। हालांकि एरर बहुत कम होती है। तो जो दूसरा रीजन आपके पास है वो क्या है? वाइब्रेशन। आपकी वाइब्रेशन की वजह से भी डिस्क आपकी धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर देती है। आप लोग देखते हो ना घर पे अगर अचानक से बर्तन गिर जाते हैं, अगर कुछ वाइब्रेशन वगैरह हो रहे हैं, तो बर्तन हल्का बनबराहट होगी और गिर जाएंगे। मतलब वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है ना? सभी को क्लियर है वाइब्रेशन से कैसे हमारे पास यहाँ पे क्रीपिंग एरर हो सकती है? ठीक है ना? वाइब्रेशन से कैसे क्रीपिंग एरर समझ में आया? जब वाइब्रेशन होंगे तो वाइब्रेशन की वजह से उस बॉडी में मूवमेंट आएगा, मतलब हल्के हल्के वाइब्रेशन से आपके डिस्क स्लोली मूव करने लग जाएगी, वो भी आपका क्रीपिंग एरर में आता है। एक रीजन और है, एक रीजन ये है, जैसे मैंने बताया कि मान लो अगर आपने ओवर कंपल्स प्रोवाइड नहीं किया, आपने कंपल्स क्या प्रोवाइड किया, आपने जितना उसको कंपल्स प्रोवाइड किया उतना आपने किया, है ना, मतलब आपने डिस्क को, मतलब जो आपका सेटिंग रिंग है, सेटिंग रिंग को पोटेंशियल कॉइल के ज्यादा पास में नहीं किया, जितना करना था उतना का आपने किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है समझना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी सप्लाई है, जो हमारी सप्लाई है ना, उसको 220 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो 240 वोल्ट देगा, 230 वोल्ट देगा, 235 वोल्टेज देगा। मतलब जो आपका सप्लाई वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा? ओवर वोल्टेज हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? है ना? डेफिनेटली गर्मियों के रीजन में बहुत ज्यादा होता है ये चीज, हमारे सप्लाई में थोड़ा सा वोल्टेज ज्यादा हो जाता है। और जब सप्लाई वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, मतलब क्या, ओवर वोल्टेज हो गया, तो आपकी पोटेंशियल कॉइल करंट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका सप्लाई वोल्टेज बढ़ा तो पोटेंशियल कॉइल वोल्टेज बढ़ा, उससे सप्लाई करंट बढ़ी, मतलब आईपीसी करंट बढ़ी, आईपीसी की वजह से एमएफ बढ़ा और फ्लक्स बढ़ा, और फ्लक्स के बढ़ने की वजह से आपके डिस्क पे एक टॉर्क लगना स्टार्ट होगी, तो वो डिस्क आपको तब भी धीरे रोटेट यहाँ पे करना स्टार्ट कर जाएगी। क्लियर है सबको चीज? सबको चीज क्लियर है? तो हमारे पास ये तीसरा एक वो हो गया रीजन, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे टॉर्क लग सकता है या हमारा क्रीपिंग एरर हो सकता है। और जो तीसरा रीजन यहाँ पे क्या आपका हो, क्या बोलोगे? ओवर वोल्टेज। जो तीसरा रीजन है आपके पास यहाँ पे वो क्या है आपका? ओवर वोल्टेज। ठीक है, तो ये तीन रीजन है जो कि क्रीपिंग एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, क्रीपिंग एरर को कम कैसे किया जाए, इसको रिड्यूस कैसे करना है? क्वेश्चन बनता है हाउ टू रिड्यूस, हाउ टू रिड्यूस, इसको कम कैसे किया जाए, इसको कम कैसे किया जाए? तो इसको कम करने के दो तरीके, इसको क्रीपिंग एरर को कम करने के दो तरीके, उनमें से एक तरीका पहले बताता हूं मैं आपको। जो पहला तरीका है आपका, देखना, जो पहला तरीका आपके पास क्या है बताता हूं मैं। हम क्या करते हैं, जैसे हमारा पास यहाँ पे क्या था, ये संट मैग्नेट था ना, ये संट मैग्नेट था, तो छोटा बना रहा हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ मैं, आपको समझाने के लिए बस है। ये आपका संट मैग्नेट था, ठीक है, और इनके बीच में आपके पास डिस्क रखी हुई थी ना, हालांकि मैं यहाँ पे डिस्क बना देता हूँ, तो मुझे बनाना थोड़ा सा जरूरी है यहाँ पे, तो ये मैंने डिस्क ले ली। ये इनके बीच में यहाँ पे क्या रहती है? डिस्क रहती है, ठीक है, ये इसका डिस्क का सेंटर पॉइंट है, ये डिस्क आपका सेंटर पॉइंट है वाला, ठीक है। अब क्या किया मैंने, डिस्क आपकी धीरे धीरे मूव कर रही है, धीरे धीरे मूव करी, तो आप क्या करो, आप क्या करो कि आप छोटा सा एक आयरन का पीस ले लो, छोटा सा आयरन का पीस, और आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो ऐसे, एक छोटे से आयरन का पीस आप यहाँ पे ऐसा कनेक्ट कर दो। उससे होगा क्या कि जब ये आयरन पीस इसके कांटेक्ट में आएगा, इसके कांटेक्ट में आएगा, है ना, तो उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे बोले अपन, ये जो ब्रेकिंग मैग्नेट ऐसा ही है ना, ब्रेकिंग मैग्नेट, ऐसे हमारा जो ब्रेकिंग मैग्नेट था,
तो घूमते हुए जाएगा, जैसे इसके पास आएगा तो अट्रैक्ट हो तो लॉक हो जाएगा, तो फ्री मूव नहीं कर पाएगा, है ना। जो हमारे पास यहाँ पे ये ब्रेकिंग मैग्नेट है ना, यहाँ पे बनाता हूँ, उतना अच्छा नहीं बना रहा हूँ ब्रेकिंग मैग्नेट, सिंपल बना रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए पर्पज से बना रहा हूँ। समझ में से आपने इसको ऐसे क्यों बना दिए, पहले तो आपने कुछ और बनाया था, ठीक है, ये ऐसा कुछ है, ये आपका मान लो ब्रेकिंग मैग्नेट है। अब होता क्या है कि यहाँ से आपका डिस्क, यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, आयरन पीस यहाँ लाके यहाँ पे लगाता हूँ, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा आपको। ये देखो, मान लो आयरन पीस यहाँ पे किनारे बिल्कुल आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, आपने किनारे यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या, ब्रेकिंग मैग्नेट, मैग्नेट बनाते नहीं बनता है, क्या दिमाग खराब हो जाता है मेरा। ठीक है, ओके, तो ये आपका ब्रेकिंग मैग्नेट हो गया। अब मान लो इसमें कुछ वाइब्रेशन और कुछ भी हुआ, तो डिस्क आपका धीरे धीरे घूम रहा है, घूमता जाए घूमता जाए घूमता जाए घूमता जाए घूमता जाए, ऐसे घूम रहा है फ्री में घूम रहा है, घूमता जाए घूमता जाए। और जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा ना ये डिस्क, जैसे यहाँ पे पहुंचेगा, इससे क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा और लॉक हो जाएगा। तो आपका जो डिस्क फ्री में रोटेट हो रहा था, जो नहीं होना चाहिए, जो क्रीपिंग रहती, वो आपकी यहाँ पे घट जाएगी। सबको प्रॉब्लम है क्या, सबको समय क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, क्रीपिंग एरर को कम करने के लिए हमने क्या किया, छोटा सा आयरन का पीस हमने एल्यूमिनियम डिस्क पे अटैच कर दिया। तो जब ये फ्री मूव करेगा तो वो आयरन पीस से मैग्नेट आपका अटैच हो जाएगा, तो फ्री मूवमेंट आपका बॉडी का नहीं होगा, डिस्क का नहीं होगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, मूविंग बॉडी का वेट बढ़ा रहे है ना। आपने सोल्यूशन तो निकाला है, लेकिन वो सोल्यूशन भी एक प्रॉब्लम को ही फेस करेगा आगे चल के, वो एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कभी कभी हम लोग ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो वो एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो बस वही चीज यहाँ पे भी हो रही है कि अगर आप इस एल्यूमिनियम डिस्क पे आयरन का पीस अटैच करोगे तो होगा क्या कि इससे आयरन डिस्क, जो आपका एल्यूमिनियम का डिस्क है, उसका वेट बढ़ जाएगा। अगर वेट बढ़ जाएगा तो आपको ड्राइविंग का ज्यादा लगाना पड़ेगा इसको रोटेट करने के लिए, नहीं तो फिर क्या करना है, अगेन किसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको लाइट लोड कंपल्सरी की प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगी, लाइट लोड की प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो एक तरीका ये है, लेकिन इतना ज्यादा सजेस्टेड नहीं है, ये तरीका जो बताया मैंने ये सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि इससे मूविंग बॉडी का वेट बढ़ रहा है। तो लिखना आप लोग यहाँ पे क्या बोला मैंने, टू रिड्यूस क्रीपिंग एरर, टू रिड्यूस क्रीपिंग एरर आयरन पीस इज अटैच्ड iron piece is attached to the aluminium disc. Iron piece is attached to the aluminium disc, ठीक है। बट वेट इंक्रीज, अब क्या लिख लेना है, बट वेट इंक्रीजेस, बट वेट इंक्रीजेस, वजन ऊपर जाएगा इसका, बट वेट इंक्रीजेस, नोट डाउन कर लीजिए। डन, चलो, तो पहला तरीका तो ये हो गया। एक तरीका और है जो कल पंकज बोल रहे थे, है ना, तो पंकज जो आप बता रहे थे वो कल इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन था, कहीं पे किसी को प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट कर दोगे यार। दूसरा जो सोल्यूशन था कि आप क्या करो, आपका जो एल्यूमिनियम का डिस्क है, आपका जो एल्यूमिनियम का डिस्क है, उसको आप वहां पे एल्यूमिनियम डिस्क पे दो होल क्रिएट कर दो। दो होल क्रिएट करने से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपका ये एल्यूमिनियम का डिस्क है, पतला करना है, ये आपका एल्यूमिनियम का डिस्क है, तो आप यहाँ पे 180 डिग्री पे दोनों के एक होल क्रिएट कर दो, एक नहीं दो होल, एक होल आपने यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है, और एक होल आपने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो होल क्रिएट करने से ये हुआ होगा कि इसका वेट तो कम हुआ होगा ना, ओके।
अच्छा, आपको एक बात और बता दूं कि जो कोर है जो कोर है वो फ्लक्स को पास करने में हेल्प करता है, लेकिन एयर थोड़ा सा उसको उतना अच्छा पाथ नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा कि कोर है। इसी वजह से हम लोग जो ट्रांसफार्मर वगैरह में कोर यूज करते हैं, ना कि एयर यूज करते हैं। एयर कोर अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारा उसकी परमेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, मतलब उसका रिलेक्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब क्या हुआ, हमारे पास सब जगह तो कोर है, लेकिन हमारे पास दो जगह पे क्या है, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे मतलब हर जगह तो एल्यूमिनियम है, लेकिन बीच में यहाँ पे क्या आपके पास दोनों के पास यहाँ पे होल है, और यहाँ पे मान लो क्या है, मैग्नेट है ऐसा। अब होता क्या है कि बाकी जो भी पाथ है वो, डायग्राम देखना बहुत होता है इससे। ठीक है, जैसे भी बन गया, ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे ही ये जो है, ये कोर, ये फ्लक्स को अच्छे से पास कर लेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, चलिए एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे हटा के सन मैग्नेट से बना देता हूँ, देखो सन मैग्नेट बना देता हूँ ऊपर, इससे बना देता हूँ, और डायग्राम मुझे बनाने में हेल्प नहीं होगी, दिक्कत नहीं जाएगी। देखो होगा क्या कि ऐसे मान लो यहाँ से फ्लक्स लाइन पास हो रही है, आपके पास यहाँ से फ्लक्स लाइन पास होंगी, है ना। तो यहाँ पे जो कोर अगर है तो फ्लक्स लाइन तो पार हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही होल आएगा तो वहां पे रिलक्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी चला रहे हो ना, धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हो, धीरे गाड़ी चला रहे हो, एक गड्ढा जाता है तो गाड़ी फंस जाती है, और गाड़ी फिर आगे नहीं बढ़ती है। तो वही चीज यहाँ पे हुई, ये आपका क्या है, एक बढ़िया ढलान है, यहाँ तक तो है, लेकिन एक गड्ढा फंस गया तो गाड़ी यहाँ पे रुक जाएगी, फंस जाएगी, तो मूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि गड्ढा है ना, ये हाई रिलक्टेंस है। समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे। हमारे पास होल क्रिएट करने से क्या होगा, होल क्रिएट करने से क्या होगा कि उस होल वाले पार्ट का जो भी है रिलक्टेंस बढ़ जाएगा, तो हमारा फ्लक्स पास हो नहीं पाएगा। जब फ्लक्स पास नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे लॉक हो जाएगा और वो मूव नहीं कर पाएगा। वो लॉक ओपन कब होगा, जब गाड़ी को आप स्टार्ट करोगे, मतलब जब ड्राइविंग टॉप लगाओ तो लॉक टूट जाएगा वहां पर। सबको क्लियर है चीज। लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या है कि दो होल क्रिएट किए तो अपने वजन कम हो गया, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि आपका जो ये वाला था, जो आपने पहला सोल्यूशन दिया था ना, आपने जो पहला सोल्यूशन दिया था उसमें से डिस्क अगर मान लो यहाँ पे, तो पहले पूरा घूम के आके यहाँ पे बंद होता, हाँ या ना। अगर मान लो डिस्क यहाँ पे होता, अगर ये जो आयरन का जो प्लेट है, जो आयरन की ये यहाँ पे बॉडी अपने अगर पीस लगा है, अगर वो घूम रहा है, घूमता जाए घूमता जाए घूमता जाए, फिर जाके वो यहाँ पे जाके बंद हो, है ना। मतलब यहाँ पे, मतलब चांसेस थे कि, यहाँ पे चांसेस थे कि वो हो सकता है कि आपका पूरा वन रिवोल्यूशन ले डिस्क अपना, मतलब वहां पे एरर ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि भाई देखो, अगर यहाँ पे हुआ तो ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा, अगर ये पॉइंट यहाँ कहीं पे हो तो ये वहां पहुंच जाएगा। मतलब यहाँ पे जो चांसेस ऑफ एरर हो गया 50%, मतलब हाफ रिवोल्यूशन है। यहाँ पे जो एरर के जो चांसेस वो हाफ रिवोल्यूशन है, लेकिन वहां पे क्या थे आपके, वन रिवोल्यूशन था। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। जो आपका पहला सोल्यूशन था, है ना विक्रम, क्लियर है चीज। जो पहला वाला सोल्यूशन आपने बताया उसमें आपका एक रिवोल्यूशन पूरा ले लेगा तब जाके रुकेगा, इसमें हाफ रिवोल्यूशन पे रुक जाएगा, क्योंकि दो वाला आपने क्रिएट किया। तो डबल एडवांटेज देखने को मिल रहा है, वेट भी कम हुआ और क्रीपिंग एरर भी कम हो गया। ठीक है, तो हम ज्यादा कौन सी मेथड को सजेस्ट करते हैं, यहाँ पे होल क्रिएट करने वाली मेथड को सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो लिखना आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, टू रिड्यूस क्रीपिंग, टू रिड्यूस क्रीपिंग होल्स आर created holes are created on opposite side of holes are created on opposite side of opposite side of spindle in the disc, and due to this
ड्यू टू दिस एल्यूमिनियम डिस्क स्टॉप क्रीपिंग, ड्यू टू दिस एल्यूमिनियम डिस्क स्टॉप क्रीपिंग। तो ये प्रॉब्लम मतलब ये सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, एक चाहो तो आप पॉइंट और लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे लिख लेना कि जो पहला सोल्यूशन था, फर्स्ट सोल्यूशन में क्या था, हाफ मतलब फुल रेवोल्यूशन था ना, फुल रोटेशन। जो फर्स्ट मेथड थी उसमें क्या था, चांस ऑफ एरर ऑफ चांस ऑफ एरर ऑफ चांस ऑफ एरर ऑफ फुल रोटेशन, फुल सिंगल रोटेशन लिखना है, फुल सिंगल रोटेशन। और इसमें क्या होगा, सेकंड मेथड में हाफ रोटेशन लिख लेना, यहाँ पे सेकंड में क्या होगा, हाफ रोटेशन। आप लोग 2 मिनट वेट करना, एक किसी का कॉल आ रहा है, किसका कॉल है देख लो। दो मिनट वेट करना। जस्ट अ सेकेंड। चलो
स्टार्ट करते हैं। ये अपन ने दो प्रॉब्लम यहाँ पे देख ली है ना, अपन ने यहाँ पे दो प्रॉब्लम देख ली है। अपन आते हैं यहाँ पे अपनी थर्ड प्रॉब्लम पे। हमारे एनर्जी मीटर पे एक तीसरी प्रॉब्लम भी है, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे तीसरी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। चलो हमारी तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पे देखते हैं। वो तीसरी प्रॉब्लम का नाम यहाँ पे क्या है, टेस्टिंग प्रॉब्लम। टेस्टिंग प्रॉब्लम मतलब ये कौन सी बात हो गई है, इसको समझते हैं अपन। टेस्टिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया, देखो एक होता है कि कोई, देखो एनर्जी मीटर एक ऐसी चीज है ना कि इसका सही होना बहुत जरूरी है ना। एनर्जी मीटर का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये टेस्टेड नहीं है सही से, अगर ये सही से टेस्टेड नहीं है तो ये आपका एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि मान लो कुछ एनर्जी मीटर आपने टेस्ट नहीं किए और लगा दिए किसी घर पे, तो हो गया कि 2 महीने आपने चलाया, वो एक भी रीडिंग नहीं लिया, मतलब पहले से खराब था, आपने लगा दिया उसको। लगाने के पहले चेक करना बहुत जरूरी है, हाँ या ना। जो भी एनर्जी मीटर बनते हैं उनका टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और आप लोग कभी कोई भी एनर्जी मीटर देखोगे ना, तो ये चीज आप देखते हो कि हम जब उस एनर्जी मीटर को देखते हैं तो उसकी रीडिंग 0 0 नहीं होती। उसकी रीडिंग 0 0 नहीं होती है, क्योंकि उसको पहले चला के देखा गया कि जो उसके गियर है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं कि रोटेशन हुआ लेकिन गियर आपका घूम नहीं रहा है ना। तो ये चीज चेक की जाती है, और ये चीज जब चेक की जाती है तो मीटर की कुछ ना कुछ रीडिंग आ जाती है, 10 12 15 यूनिट जो भी है वो आपके मीटर पे पहले से रहता है। मतलब आप कोई मीटर खरीदने जाओगे ना तो उसकी रीडिंग 0 0 0 0 नहीं होगी, 0015 हो सकती है, 0013 हो सकती है। मतलब वो 13 क्यों है, उसको पहले आके चेक करके देखा गया होगा, टेस्टिंग की गई होगी कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर किसी भी चीज को आपको सही से काम करवाना है ना, मतलब उसको चेक करना है, तो आपको लगता है कि उसमें कुछ टाइम तो उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, क्यों? आपको कैसे लगता है कि मान लो कोई एनर्जी मीटर है, मुझे चेक करना है, तो ऐसा नहीं मैं लगाऊं वो सही बता दे आंसर में, सही है गलत है आगे बढ़ जाऊंगा। एटलीस्ट वो 15 20 यूनिट तो शो करे ना, कुछ कुछ टाइम के लिए उसको ऑपरेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। डेफिनेटली मुझे उसको कुछ टाइम के लिए ऑपरेट कराना पड़ेगा, मुझे उसको कुछ टाइम के लिए यहाँ पे ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो अगर मैं उसको कुछ टाइम के लिए ऑपरेट कराऊंगा, है ना, तो अब ऐसा तो नहीं कि मान लो मुझे 15 यूनिट करानी है, आपने एक बल्ब लगा दिया उसमें, तो 10 दिन ले लेगा, 15 दिन ले लेगा भाई 15 यूनिट के लिए। तो मैं ये चाहता हूं कि बहुत सारे एनर्जी मीटर है यार, एक एनर्जी मीटर नहीं है। अगर मैं एक एनर्जी मीटर पड़ेगा अपन को, इंजीनियर है अपन, है? तो ये तो अपन कर नहीं सकते कि भाई एक एनर्जी मीटर को इतने टाइम तक लगाएं। अपन को ऐसा करना है कि 4 से 5 मिनट में, 2 3 घंटे में, 1 घंटे मैक्स टू मैक्स में उसको करके अपन निकाल दे, आपको पता है कितनी रेटिंग है, अपना सही पता चले खराब है कि सही है, उसको अलग करो। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि वो एनर्जी मीटर टेस्ट में कम टाइम ले, तो आपको क्या करना होगा, कोई बता सकते हैं क्या करना होगा? आपको लोड बढ़ाना होगा। क्या करना होगा? लोड बढ़ाना होगा, हाँ या ना। अगर आप ये चाहते हो कि वो एनर्जी मीटर 2 घंटे 3 घंटे में, 4 घंटे 5 घंटे में पूरी रीडिंग बता दे, आपका टेस्टिंग हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? उसको लोड ज्यादा देना होगा। अब लोड कैसे ज्यादा दोगे, मतलब जैसे मान लो आपको घर पे एनर्जी मीटर को चेक करना, तो आपने क्या किया, घर के सारे लोड चालू कर दिए, तब भी लोड कम पड़ रहा था, तो आपने क्या बोला, अपनी पूरी कॉलोनी वालों को बोल दिया, जो आपको यहाँ पे रहते हो ना, पूरी कॉलोनी वाले को बोल दिया भाई मैं एनर्जी मीटर टेस्टिंग कर रहा हूँ, सबको अपने लोड चालू कर लो। इससे लोड बढ़ जाएगा, और लोड बढ़ जाएगा तो अपना एनर्जी मीटर रीडिंग यहाँ पे चेक करेंगे। लेकिन उससे एक नुकसान है। नुकसान क्या है कि हम फालतू में बाकी लोड को चालू कर रहे हैं ना। उन लोड, वो जो एनर्जी हो तो अपन क्या कर रहे हैं वहां पे, खारिज कर दे रहे हैं ना। एक एनर्जी मीटर की टेस्टिंग के लिए अपन एक एसी को चालू कर रहे हैं, जबकि ठंड का टाइम वैसे भी है, गर्मी का टाइम है, अपन को कूलर चालू करके अपने यहाँ पे हीटर चालू करके वो लोड बढ़ाना है। तो समझ में आ रहा है कि इस लोड को अरेंज करना, इतना ज्यादा लोड को अरेंज करना एक डिफिकल्ट टास्क है। और अरेंज भी कर लिया तो वो पावर तो वेस्ट हो रही है ना। आपको पता है कि जो आप पावर यहाँ पे वेस्ट करोगे वो कहाँ से आ रही है, वो थर्मल पावर प्लांट में कोल के बर्न होने से यहाँ पे पावर आ रही है। और उस पावर को आप ऐसे वेस्ट कर दोगे, मतलब पोल्यूशन तो आपका भी यहाँ पे है ना। इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना क्यों जरूरी है? सेव करना इसलिए जरूरी है कि वो पॉल्यूटेड चीज से बन के आ रहा है, उसने पोल्यूशन किया है इन्वायरमेंट में, और ये हमारे पास तक पहुंच रहा है।
इस वजह से उसको सेव करना बहुत जरूरी है। अगर वो सोलर से आ रहा होता तो होता कि चलो अपन वेस्ट कर भी ना चलेगा, क्योंकि वो सोलर से आ रहा है, लेकिन कोई से पोल्यूशन नहीं है, लेकिन यहाँ तो पोल्यूशन वाला काम हो रहा है ना। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे टेस्टिंग करके देखते हैं। तो हम पहले करते हैं यहाँ पे नॉर्मल टेस्टिंग, जो मैंने आपको बताया ना, वो वाली टेस्टिंग करके देखते हैं चलो होता क्या है ना। तो देखते हैं, अपन पहले देखते हैं यहाँ पे क्या नॉर्मल टेस्टिंग। दो तरह की टेस्टिंग होती है, एक होती है नॉर्मल टेस्टिंग। नॉर्मल टेस्टिंग देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास एनर्जी मीटर में दो कॉइल होती है, पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल, है ना, ये तो आपको पता ही है। तो मैंने यहाँ पे बना दिया, देखना, ये मेरी पोटेंशियल कॉइल हो गई, दिस इज माय पोटेंशियल कॉइल एंड दिस इज माय करंट कॉइल। ये आपके पास यहाँ पे क्या हो गई, करंट कॉइल हो गई। दिस इज योर पोटेंशियल कॉइल एंड दिस इज योर करंट कॉइल। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि सप्लाई हमारा जो वोल्टेज होता है, 230 240 वोल्टेज होता है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो वोल्टेज आप दे रहे हो वो 240 वोल्ट दे रहे हो। ठीक है, मान लिया था अपने, एज्यूम करें 240 वोल्ट अपन यहाँ पे दे रहे हैं। तो आपको लोड ज्यादा चाहिए, उसके लिए करंट ज्यादा नहीं होगा, तो करंट आपने ज्यादा कितना 100 एम्पीयर आपको चाहिए करंट। टेस्टिंग करने के लिए आपको 100 एम्पीयर करंट चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या किया, एक पूरी कॉलोनी वालों को बोला कि अपना लोड चालू कर दो। तो एक पूरे कॉलोनी वाले हो गए, ये पूरे कॉलोनी वाले हैं जो कि अपने घर का लोड चालू करके बैठे, जिससे आपको 100 एम्पीयर करंट मिल पाए। ये पूरे कॉलोनी वाले हैं, जिससे आपको यहाँ पे जिससे आपको यहाँ पे क्या मिल जाए, 100 एम्पीयर करंट, है ना। तो 100 एम्पीयर करंट के आपने क्या पूरी कॉलोनी के लोड को चालू कर दिया। अब मान लो जो पावर फैक्टर होगा, है ना, मान लेता हूँ कि जो पावर फैक्टर कितना 0.8 है। ठीक है, और ये भी मान लेता हूँ कि इसको मैं जो ऑपरेट करने वाला कितने कितने टाइम के लिए करने वाला हूँ, एटलीस्ट 6 आवर्स के लिए, है ना। एटलीस्ट मैं इसको कितने आवर्स के लिए चालू करने वाला हूँ, 6 आवर्स के लिए मैं इसको ऑपरेट करने वाला हूँ। और जब मैं इसको 6 आवर्स के लिए ऑपरेट करूंगा तो मुझे क्या मिलता है कि इसमें जो एनर्जी वेस्ट हुई, कितनी एनर्जी वेस्ट हुई, इसमें जो एनर्जी वेस्ट हुई कितनी, वी आई कॉस फाइव इंटू टी। पावर इंटू टाइम आपका क्या होता है, एनर्जी होता है। वोल्टेज कितना है आपका 240, करंट कितना है 100, पावर फैक्टर कितना है 0.8 और टाइम कितना है 6। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कितना यहाँ पे 115.2 किलो वॉट आर, ये आपका वॉट आर था। तो क्या हो जाएगा किलो वॉट आर, मतलब कितनी यूनिट हो गई, 115 यूनिट आपकी यहाँ पे कंज्यूम हो गई 1 मीटर की टेस्टिंग में। आपके 1 मीटर की टेस्टिंग में 115 यूनिट यहाँ पे खर्च हो गई। तो ब्रेकफास्ट कर लूंगा, 2 मिनट रुकना यार। बढ़िया बनाया, आप लोग जाओ, जहां जाना जाओ, मैं खाऊंगा पहले। आप लोग रिवीजन कर लो जो करना है, तो पहले खाऊंगा, पहले बहुत बढ़िया लग रहा है ये।
चलो आ जाओ। आगे सभी लोग। पंकज और विक्रम आप लोग अवेलेबल हो, चले गए या कहीं ब्रेकफास्ट करने आप लोग भी? चलो ओके। तो ये आपका हो गया कितना, 115 यूनिट आपकी यहाँ पे यूज हुई। मान लेते 2 मिनट के लिए मैं कि मेरा जो पर यूनिट कॉस्ट होगा, है ना, पर यूनिट जो कॉस्ट आएगा कितना आता, मान लो मैं बोल देता हूँ कितना, 10 रुपए। ठीक है, मान लेते पर यूनिट जो कॉस्ट है कितना, 10 रुपए। अगर मैं मानता हूं यहाँ पे कि मेरा जो पर यूनिट कॉस्ट आता है एनर्जी का कितना है, वो 10 रुपए अगर है, अगर पर यूनिट कॉस्ट मेरा 10 रुपए है, तो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग कितना हो जाएगा, टेस्ट करने में मुझे कितना कॉस्ट आया, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, 115 यूनिट थी, कितनी यूनिट थी, 115 ना। तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग आ जाएगा 115.2 गुणा 10, कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, रुपीस। आपको एक एनर्जी मीटर की टेस्टिंग करने में 1152 रुपए खर्च करने पड़ जाए, तो कौन सा बहादुरी वाला काम कर लिया आप लोगों ने। एनर्जी मीटर बन जाता 300 रुपए का जाता है, खरीदने में 300 रुपए आता है ना। तो टेस्टिंग तो ये वाली टेस्टिंग तो हुई नहीं होगी, क्योंकि ये वाली टेस्टिंग करेंगे वो, तो फिर ये तो 1000-1200 रुपए कितना लग रहा है, इसका कॉस्टिंग लगा, टेस्टिंग में कॉस्ट लग रहा है। तो ये समझ में आया कि हम जो ये टेस्टिंग कर रहे हैं, ये क्या एक सही टेस्टिंग है क्या करने की, क्या बहुत सारी प्रॉब्लम है। पहली बात तो कि आप इतना ज्यादा लोड अरेंज नहीं कर पा रहे हो, अरेंज भी कर लिया तो आप एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी को वेस्ट कर साथ में पैसे भी लग रहे हैं आपको, 1152 रुपए लग गए टेस्टिंग करने में। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल टेस्टिंग, जो कि हम यूज नहीं करते। और यही एक प्रॉब्लम है किसकी, टेस्टिंग प्रॉब्लम। यही हमारी एनर्जी मीटर की टेस्टिंग की प्रॉब्लम है कि हमारा पैसा बहुत लग रहा है टेस्टिंग में और एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही है। इससे बचने के लिए हमने क्या किया, एक नई मेथड बनाई है जिसको बोलते हैं फैंटम लोडिंग टेक्निक। फैंटम लोडिंग टेक्निक, हम उसको देखते हैं कि ये क्या होता है। हम देखते हैं यहाँ पे क्या, फैंटम लोडिंग टेक्निक। फैंटम लोडिंग टेक्निक की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। अगर हम फैंटम लोडिंग टेक्निक की बात करें तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, पोटेंशियल कॉइल जो हमारी थी उसको हम सप्लाई वोल्टेज से एनर्जाइज करवाएंगे। मेरी पोटेंशियल कॉइल थी, इसको आप सप्लाई वोल्टेज दे दोगे, कितना वोल्टेज था सप्लाई वोल्टेज, 240 था ना, तो आपने 240 वोल्ट यहाँ पे दो, 240 वोल्ट आपने दे दिया। फिर आपके पास यहाँ पे करंट कॉइल थी, यहाँ पे करंट कॉइल है, और करंट कॉइल में आपने यहाँ पे एक सप्लाई कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है, आपने यहाँ पे एक सप्लाई कर दी, देखो डीसी सप्लाई। आपने क्या किया, करंट कॉइल में एक क्या प्रोवाइड कर दिया आपने, लोड से कनेक्ट किया। आपको चाहिए क्या, आपको 100 एम्पियर चाहिए ना, तो वो लोड से क्यों चाहिए आपको, ऐसा क्यों बोले लोड से ही चाहिए आपको। अगर आपको 100 एम्पियर चाहिए तो एक तरीका है मेरे पास, आप एक काम करो, आप एक काम करो, 10 वोल्ट की बैटरी लगा दो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दो, कितना 0.1, कितनी करंट जाएगी बताओ सभी लोग, 100 एम्पियर करंट जाएगी क्या, सभी लोग बताओ। अगर आपको 100 एम्पियर करंट चाहिए है तो लोड ही क्यों कनेक्ट करना है आपको, एक सप्लाई कनेक्ट कर दो, एक जो लोड ऐसे लगा दो, तो जो करंट हुई 100 एम्पियर हो गई, लो भाई मिल गई करंट। तो ये जो लोड है ना, ये जो आपने बैटरी लगाई एक तरह से लोड का काम कर रही है, लेकिन ये क्या है, एक फैंटम लोड है, मतलब रियलिटी में कोई लोड नहीं है, इमेजिनरी लोड है। और इमेजिनरी लोड से हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको चेक तो करना था तो वो चेक कर लेंगे, कैसे करेंगे,
हम क्या करते हैं, इसको भी कुछ टाइम के लिए ऑपरेट करेंगे। मान लेते हम इसका जो पावर फैक्टर है कुछ, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टिव नेचर बना है पूरा, पावर फैक्टर मान लो यूनिटी ही माना जाएगा, है ना। और इसको मैं 6 आवर्स के लिए ऑपरेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं इसको 6 आवर्स के लिए ऑपरेट कर रहा हूँ। तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी आएगा, मतलब जो एनर्जी आई कितनी आ जाएगी यहाँ पे, आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई की वैल्यू कितना है 100, 100 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.1 इंटू 6। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 600 वॉट आर, मतलब कितना आ जाएगा ये 6000 आएगा यहाँ पे। चेक कर लेना, चेक कर लेना कितना आएगा, ऐसा से 6000 आएगा, 6000 आएगा। तो 6 किलो वॉट आर हो जाएगा ये। मतलब आप देखो, जहां पे पहले आपने एनर्जी की टेस्टिंग करी थी उसके लिए आपको 1152, मतलब कितनी यूनिट लगी थी, 115 यूनिट लग गई थी। लेकिन आज यहाँ पे टेस्टिंग करने में सिर्फ आपको 6 यूनिट लग रही है। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, आपका जो कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 इंटू पर यूनिट कॉस्ट कितनी आपके पास यहाँ पे 10, कितना आएगा 60 रुपीज। तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, फैंटम लोडिंग। यहाँ पे हम एक्चुअल में कोई लोड प्रोवाइड नहीं करते। फैंटम लोडिंग में हम कोई एक्चुअल में लोड प्रोवाइड नहीं करते। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोटेंशियल कॉइल को सप्लाई वोल्टेज से एनर्जाइज करेंगे और करंट कॉइल को एक डीसी सोर्स से एनर्जाइज करेंगे, जो कि उतनी करंट डिलीवर करती है 100 एम्पियर। लेकिन ये जो लोड है वो क्या, फैंटम लोड, इमेजनरी लोड है। और इससे हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग हमारी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो ये सबको क्लियर है बात यहाँ पे। फैंटम लोडिंग क्या होती है। जो तीसरी प्रॉब्लम थी हमारे पास टेस्टिंग की प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन क्या है, फैंटम लोडिंग टेक्निक। देखना आप लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखिएगा आप लोग यहाँ पे। फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ, फॉर रिड्यूसिंग द cost of testing or calibration of energy meter or calibration of energy meter or calibration of energy meter, phantom loading is used. फैंटम लोडिंग ब्रैकेट लिखने लगे, इमेजिनरी लोडिंग। कैसी लोडिंग आपकी है, इमेजिनरी लोडिंग। फैंटम या इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लोडिंग भी बोलते हैं। फैंटम या इमेजिनरी लोडिंग इज यूज्ड। Imaginary loading is used. ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया। नोट डाउन कर लो पहले आप इसको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन फैंटम लोडिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन फैंटम लोडिंग in phantom loading potential coil is energized by, जो आपकी पोटेंशियल कॉइल है वो किससे एनर्जाइज होती है, वो सप्लाई वोल्टेज से होती है एनर्जाइज। ये तो आपको बताया मैंने थोड़ी देर पहले, सप्लाइड वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। और आपकी जो करंट कॉइल है is energized by, current coil is energized by what, current coil is energized by
करंट कॉइल इज एनर्जाइज्ड बाय व्हाट? डीसी सोर्स, स्मॉल डीसी सोर्स। अरे नहीं, बहुत ज्यादा वोल्टेज लगा दिया आपने यहाँ पे। स्मॉल डीसी सोर्स विथ वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस आपको बढ़ाना पड़ता तो बढ़ा सकते हो आप यहाँ पे, विथ वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ सबको यहां तक? चलो एक काम करते हैं, इसके आगे का जो पार्ट है वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ना, तो वो अपन रात में आराम से 8 बजे पकड़ते हैं क्लास को और उसको अपन करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वाले पार्ट में हो सकता है कि आज रात में हो पाता कि नहीं हो पाता, नहीं तो कल वाली क्लास भी लग जाएगी, लेकिन आपका एनर्जी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अपन क्लास को अभी ऑफ करते हैं और मिलते हैं इवनिंग पे 8 PM पे, ठीक है ना। इवनिंग पे आपकी 8 PM पे ही क्लास रहेगी। चलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोग को 8 PM पे? कोई आप लोग को प्रॉब्लम तो नहीं है ना 8 PM पे? 8:30 कर ले, 8:30 मत करवाऊंगा, 7:30 करवा लो। अच्छा आपका तो क्लास रहेगा ना 7 बजे तक, तो चलो 8:30 कर लेते, कोई इशू नहीं। 8:30 8:30 कर लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग इन्फॉर्म कर देना, ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सभी लोग को पता चल जाए टाइम, है ना। मैं अपडेट नहीं करूंगा, आप लोग अपडेट कर देना कि 8:30 पे मेजरमेंट की क्लास रहेगी, 8:30 PM। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।